हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसएड। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री जो है क्लास 12 की उसका फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। इसका हम लोग आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर हमारी थीम 1 से लिया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री से लिया हुआ है। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग रिलेट करेंगे किसके साथ में, हड़प्पन कल्चर के साथ में। ठीक है, पूरा मतलब वही हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वही क्या है हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उसी के बारे में हम लोग आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा है। ये ब्रॉन्ज एज जो है सिविलाइजेशन थी। फिर हमने कहा इसका टाइम पीरियड हम लोग जो है पूरा मतलब डिक्लाइन होने के बाद में वहाँ देखते हैं, उस एरिया में हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से एरिया में स्प्रेड हुई थी। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स जो है कौन कौन से कंट्रीज़ की, हमने कहा जो साउथ एशिया में जो जो कंट्री है जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन तीनों एरियाज़ में हमें जो है इनकी साइट्स मिली है। फिर हमने कहा इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ पे एक्सकेवेट हुआ था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फ्लरिश हुई है वो रिवर इंडस के बेसिन्स पे हुई है। हमने कहा यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम एविडेंसेस मिले थे अर्बनाइजेशन के, मतलब पहली बार जो है पूरे तरीके से जो शहर बसे हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे हम चलते हैं, आगे हम लोग चीज़ें देखते हैं कि हमें जो वहाँ से मिली है वो इस तरह की सील्स वगैरह मिली है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मेजर पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। मेजर पीरियड्स जो हमें वहाँ जो हमारे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले पहले मिले हैं, तो हमने कहा पेलियोलिथिक एज थी, जब पत्थरों का आदमी जानता वो यूज़ करना स्टार्ट करता है। फिर हमने कहा जो मिडिल पेलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पेलियोलिथिक, फिर हमने कहा मिडिल पेलियोलिथिक, फिर आया हमारा अपर पेलियोलिथिक, फिर उसके बाद में आता है मीजोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, फिर चालकोलिथिक एज, और फाइनली आ जाती है 2600 BCE के अंदर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके बाद में हम लोग जो है आयरन का यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ थी इसमें। आगे हम चलते हैं, हमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है कहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी यहाँ पे फैली हुई थी। तो हमने कहा वहाँ पे हमें बहुत सारे जो है हमने वहाँ पे जो है घरों के अवशेष देखे हैं, उनसे हमें पता लगा है। वहाँ पे जो पॉटरी हमें मिली है वहाँ से पता लगाया हमने। ऑर्नामेंट्स को जब हमने देखा, टूल्स को जब हमने देखा, सील्स को हमने देखा, जहाँ जहाँ एरियाज़ में हमें सेम तरह की ये चीज़ें मिल रही थी, चाहे वो हाउसेज हो, पॉट्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, टूल्स हो या सील्स हो, तो हमने उस एरियाज़ को हमने क्या कहा, ये हड़प्पन साइट्स है। फिर हमने कहा जो यहाँ की स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट जिसके अंदर जो है वहाँ की लैंग्वेज लिखी जा रही है, वो अभी तक भी अनडेसिफर्ड है, मतलब हम उसको समझ नहीं पाए हैं कि आखिर उस लैंग्वेज में वो कहना क्या चाहते हैं, उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हमें उसके अल्फ़ाबेट तो अराउंड जो है 400 मिल चुके हैं, बट अभी तक हम लोग जो है उसको जो है सेट नहीं कर पाए हैं कि वहाँ आखिर में कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हमें लंबी चौड़ी मिली है, बट हम लोग अभी एविडेंस वो पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फिर हमने कहा जो हड़प्पन सील के बारे में मैंने आपको बताया, तो हड़प्पन सील जो है ए स्टेटाइट पत्थर की बनी हुई होती थी, उसके ऊपर इस तरह से कुछ जो है ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी, नीचे किसी एनिमल का मोटिव होता था। बट अब ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमें कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। बस एक हमने कहा कि ये जो है किस तरीके से लिखी जा रही थी, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही थी, जैसे कि जो है हमारी अरेबिक लैंग्वेज लिखी जाती है। बस ये हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यहाँ जाते जाते ये थोड़ी सी ऐसे घिचपिच वाली हो जाती है कि एंड में जब हमारा पेज खत्म होने लगता है, हमारे पास स्पेस नहीं बचती है, तो हम लिखते हैं ना, उस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाया गया है कि हड़प्पन सील जो है जो अरेबिक लैंग्वेज की तरह, अरेबिक स्क्रिप्ट की तरह लिखी जाती थी। आगे चीज़ें हम लोग देखते हैं। हमने कहा जो हमें जो यहाँ पे सील्स है ना बहुत बड़ी स्केल पे मिली है, बहुत मात्रा में मिली है, और ये जो है अपने आप में स्पेसिफिक होती थी। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के हमें जो है मोटिव भी देखने को मिला है। और ये कौन से पत्थर से बनी होती थी, स्टेटाइट से बनी होती थी, तो वो बहुत सॉफ्ट होता था। तो हमें बहुत सारी सील्स यहाँ पे देखने को मिली है। आगे हम चलते हैं, हड़प्पन पीरियड को अगर हम इजीली समझना चाहते हैं तो हमने उनको 3 जो है फेज़ में हमने डिवाइड किया। पहला फेज़ जो होता है वो है हड़प्पा अर्ली हड़प्पन फेज़, फिर हमने कहा मैच्योर हड़प्पन फेज़, और लास्ट में था लेट हड़प्पन फेज़। 2600 BC से हम इसकी शुरुआत मान लेते हैं, जब अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो धीरे धीरे सेटअप होना सीख रहे हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे, और आफ्टर 1900 BC धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगता है। तो ये एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन था। अब हमने कहा आखिर जो हड़प्पन कल्चर है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था, उसकी बाउंड्रीज क्या थी। जब हम ऊपर नॉर्थ की तरफ से चलते हैं तो ये जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर का जो मांडा है वहाँ से स्टार्ट होती है ये।
फिर हमने कहा जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो महाराष्ट्र का दायमाबाद है, वहां तक हमें मिल रहा है। जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यूपी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, आलमगीरपुर के अंदर है। और इसी तरीके से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जो हमारा पाकिस्तान जो है वहां पे सुल्तानदेव है, वहां पे हमें मिल रहा है बलूचिस्तान तक। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने देख लिए हैं। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दायमाबाद महाराष्ट्र से, ईस्ट से हमने यूपी से लेकर हमने कहा कहाँ पे, बलूचिस्तान तक। तो ये एक्सटेंड था इसका। आगे हम चीजें समझते हैं। फिर हमने कहा कि मैच्योर हड़प्पन साइट्स के जो हमें लोकेशंस मिले हैं, ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं उनको हम फटाफट देख लेते हैं। तो हमने कहा हमें जो साइट्स वहाँ पे मिली है उसमें एक है हड़प्पा, जो हमें पता है पंजाब प्रोविंस के अंदर आता है, और कुछ पार्ट उसका हमें पाकिस्तान में भी मिलता है। और कौन सी रिवर है वहाँ पे रिवर है रावी। उसी तरह दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस मोहनजोदाड़ो से मिला है हमें। फिर हमने कहा ये कहाँ पड़ता है, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के अंदर है, वहाँ पे पड़ता है। और ये कौन सी रिवर के बैंक पे, ये इंडस रिवर के बैंक पे। फिर कालीबंगा आता है राजस्थान के अंदर। फिर हमने कहा फिर धोलावीरा गुजरात के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर, सुल्तानदेव जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हमें मिलता है। तो ये सारी प्रोविंसेस है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है हमें सबसे पहले जो है एक्सकेवेट होने वाली साइट्स थी यहाँ पे। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हमने देखा कोट दीजिए, एक और साइट हमें मिली है जो सिंध पाकिस्तान के अंदर है। फिर बनवाली हमारे इंडिया के अंदर हरियाणा के अंदर मिली है। चहुंद्रो जो है सिंध पाकिस्तान के अंदर मिली है। मांडा हमने अभी पढ़ा था जो नॉर्दर्न उसकी साइड थी, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। रंगपुर गुजरात के अंदर है और नागेश्वर गुजरात के अंदर है, मतलब मोस्टली गुजरात वाले एरिया में मिली है। फिर हमने कहा आगे की तरफ हम गए, राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर, आमरी जो है सिंध पाकिस्तान के अंदर। फिर हमने कहा बालाकोट जो है खाबर जो है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसी तरह से मीठाथल है हरियाणा के अंदर। फिर हमने कहा गनवेरी वाला है पंजाब पाकिस्तान के अंदर, और चौलिस्तान है पंजाब पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह शॉर्तगुई जो है अफगानिस्तान में, जहां हमें कैनल्स के जो है ट्रेसेस मिले थे। तो इस तरह से ये मेन सेंटर्स थे जो हमें वहाँ से मिले हैं। इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे, जैसे से पढ़ेंगे। अब पहले हमने एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर। तो पहले चीज़ समझ लेते हैं आखिर कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है। कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एरिया में कुछ स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हो, जैसे पॉटरी है स्पेशल टाइप की बन रही है, कहीं पे ब्लैक कलर की बनती थी, कहीं व्हाइट कलर की वो रेड कलर की मिल रही है, किस पे लाइनें बनी हुई है, किस में कोई चित्रकारी करी हुई है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं कि ये जो है इस तरह की पॉटरी उस एरिया में मिलती है। तो हमने कहा हड़प्पा के सारी साइट्स में हमें सेम तरह की पॉटरी देखने को मिली, हमें सेम तरह के ब्रिक्स के साइजेस देखने को मिल रहे हैं। हमने कहा जो हमारे वहाँ पे आप देखोगे जो हमें जो घर वर मिल रहे हैं वो भी सेम तरह को देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि ऐसे सारे के सारे एरियाज़ को हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा हम लोग उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एक यूनिक स्टाइल वहाँ पे फॉलो हो रही है, उन सबको हम एक साथ मिलाते हैं। फिर हम लोग उन जोग्राफिकल एरियाज़ को देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये चीज़ें हमें मिल रही है और क्या सेम टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम हम जो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगा लेते हैं। तो आखिर कल्चर का मतलब क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट्स एम्प्लॉय द टर्म कल्चर टू रेफर टू अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स मिले उनको सबको कलेक्ट किया गया, उनकी यूनिक स्टाइल को देखा गया, फिर उनको एक साथ मिला के फिर एक देखा गया कौन कौन से एरिया में ये सेम चीज़ें मिल रही है, फिर उनको उनके टाइम के साथ कैलकुलेट किया गया। अगर वो सब चीज़ें सेम मिल रही होती है तो फिर हम उसको एक कल्चर से जोड़ देते हैं। जैसे हड़प्पा वाले जो है उनके सेम तरह की जो चीज़ें मिल रही थी, जिस जिस एरिया में मिल रही थी, उनको हमने हड़प्पन स्टाइल कह दिया था। ठीक है, अब हमने कहा अगर हड़प्पन कल्चर में हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, ऐसे कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स थे जो हमने देखे थे जो सेम तरीके से हमें मिले। तो हमने कहा सील्स है, बीड्स है, वहाँ के वेट्स हैं, हमने कहा स्टोन की जो ब्लेड्स बनी हुई है या बेक्ड ब्रिक्स हमें मिल रही है, तो ये सेम तरह की हमें मिली। तो उन सारे एरियाज़ को इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो जगह हमें मिली थी वहाँ पर सेम चीज़ें हमें मिली। तो इससे हमने आइडिया लगा लिया कि ये सारा का सारा जो है हड़प्पा से कनेक्टेड है। अब ये सब चीज़ें हमने कहा ये हमें सेम जगह से मिल रही थी, हमारे चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। अब हमने कहा अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था, जब स्टार्टिंग है हड़प्पन कल्चर की, जब वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उस टाइम के उसके क्या फीचर्स थे। तो हमने कहा वहाँ पे जो है अगर टाइम की पीरियड की बात की जाए तो 2600 BC से स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे भी एक अलग टाइप की पॉटरी हमें देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर के थोड़े बहुत हमें जो है स्टार्टिंग हो चुकी है, पॉटरी बनना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग अभी भी पेस्टोरलिस्ट है। पेस्टोरलिस्ट मतलब वो इधर उधर अपने हर्ड्स के साथ घूमते रह रहे हैं। कुछ एक क्राफ्ट्स भी उन्होंने स्टार्ट कर लिए, छोटे छोटे सेटलमेंट्स, उन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं एस्टेब्लिश किए, अभी छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं। उनके वहाँ पे जो है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से क्या करना स्टार्ट किया, छोटे मोटे सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमने बात करी अर्ली की। अब हम जाते हैं मैच्योर में सब चीज़ें डेवलप हो चुकी है।
आप देखोगे 2600 BC और से स्टार्ट होकर 1900 BC के बीच में जो है ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अर्बन कल्चर यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब जो मकान बन रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर वो मकान बनाए जा रहे हैं। फिर हमने आगे की तरफ गए तो यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है, जैसे मोहनजोदारो में हमें मिले। लोग अब सिविलाइज्ड होने लगे हैं, सेम तरह के वो है जो है एक जो सेटलमेंट का तरीका यूज़ करने लगे हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, प्रोफेशन वाइज जुड़ने लगे, ऑक्यूपेशन वाइज जुड़ने लगे हैं, सिविलाइज्ड हो रहे हैं, लोग चीज़ें सीख रहे हैं। आगे हम लोग गए तो ये पीरियड कौन सा है, ब्रॉन्ज पीरियड से बिलोंग करता है। ब्रॉन्ज पीरियड यानी कि जब हम लोग बात करते हैं हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट होती है, वहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज जो है ये लोग सीख गए थे। अब यानी कि कॉपर वो जानते ही थे पहले से, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर वो लोग जानने लग चुके हैं। फिर अब हमने कहा वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमें बहुत सारी हमें जो है वहाँ पे हम जब अभी पूरा का पूरा सेटलमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी मिली है। तो यानी कि वहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था और मतलब एक तरीके से फॉलो की जाती है। टाउन प्लानिंग अभी मोहनजोदारो को हम अच्छे से पढ़ेंगे, मोहनजोदारो में किस तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है, पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी हमें देखने को मिली है, स्टेयर केसेस भी देखिए हमें, प्रॉपर जो है रोड्स वगैरह जो है एक प्रॉपर उसमें एरिया में देखने को मिल रही है। तो ये एक पूरा प्रॉपर फॉलो किया जाता था, ऐसा नहीं एक घर ही ऐसा मिला है, सेम तरह का सेटलमेंट हमें वहाँ देखने को मिलता है। फिर हमने कहा वहाँ पे सिटाडेल भी मिलता है। सिटाडेल मीन्स होता है जो अपर टाउन होता है, वो उसके बारे में भी पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। वेयर हाउस मिला है हमें मोहनजोदारो के अंदर। फिर हमने कहा वहाँ पे ग्रेट बाथ हमें देखने को मिला है जो रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिला है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी वैसे बीड मेकिंग स्टार्ट हो गया, शेल जो है मेकिंग स्टार्ट हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने स्टार्ट हो गई। हमें डिफरेंट टाइप की वहाँ पे सीड्स मिली है, जो है हमने कहा उसमें अलग अलग मोटिव्स हमें देखने को मिला है। स्क्रिप्ट है वहाँ पे, पूरी स्क्रिप्ट है, अल्फ़ाबेट्स भी बहुत सारे हैं, कई जगह लिखा हुआ मिला है, बट अभी हम उसको समझ नहीं पाएंगे आखिर वो किस तरीके से कॉन्वर्सेशन होता था और उनके वर्ड्स की क्या साउंड्स वगैरह होती थी, वो हम नहीं समझ में। ट्रेड के थ्रू हमने आगे पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया और उनके साथ जुड़े हुए हैं ये। ट्रेड के थ्रू एक एरिया से दूसरे इनका जो है कनेक्शन होता था। हो सकता है वो सामान खरीदने के लिए हो रहा हो, या हो सकता है उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए उनके लिए भी हो सकता है। अब हमने कहा और जो ऐसे कौन कौन सी साइट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें जो हड़प्पा मिला है वहाँ पे हमें क्या मिला है, सिटाडेल के एविडेंसेस मिले हैं, ग्रेनरी के एविडेंसेस मिले हैं। फिर हमने कहा मोहनजोदारो में हमें जो है वेयर हाउस मिला है बहुत बड़ा, ग्रेट बाथ हमें देखने को मिला है, एक प्रीस्ट किंग की हमें जो है वहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिला है, डांसिंग गर्ल है उसकी हमें जो है मेटल की मूर्ति देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चौलिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, मतलब चौलिस्तान जो बनवाली के अंदर है, हमने कहा चौलिस्तान और बनवाली जो दोनों में हमने क्या देखा, वहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले हैं प्लग के। प्लग मतलब होता है जो हल्के जो है चौलिस्तान और बनवाली में हमें इसके मिले हैं। आगे हम चलते हैं, कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में है वहाँ पे हमें प्लग फील्ड के एक वो पूरा का पूरे मिले, और फायर अल्टास भी मिले। फायर अल्टास मतलब जो यज्ञ वेदी टाइप की होती है उसके भी हमें एविडेंसेस वहाँ देखने को मिले हैं। शौतगुई जो है अफगानिस्तान में, वहाँ पे हमें कैनल्स के जो है ट्रेसेस देखने को मिले। तो ये इन साइट्स की इंपॉर्टेंस है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शौतगुई में हमें क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला, मोहनजोदारो से क्या मिला है। आगे की तरफ हम चलते हैं, और कौन सी साइट से, हमने कहा धोलावीरा। धोलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वाटर रिजर्वियर्स के हमें एविडेंसेस मिले हैं कि पानी को इकट्ठा किया जाता था आगे आने वाले साल के लिए। चहुंद्रो से जो है हम कहते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर था वहाँ पे जो है हमने कहा उस एरिया में जो है बीड्स मेकिंग और शैल मेकिंग सब काम वहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। तो ये चहुंद्रो से हमें मिला है। फिर हम आते हैं नागेश्वर। नागेश्वर में भी हमें शेल मेकिंग के एविडेंसेस मिले, बालाकोट में हमें शेल मेकिंग के मिले हैं, लोथल में हमें इंपॉर्टेंट है, लोथल से हमें डॉकयार्ड और एक पोर्ट सिटी के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आगे गए हड़प्पा जो है, अब हमने कहा जब मतलब एक इसके बारे में दिया हुआ है कि हड़प्पा जो है यहाँ पे इतनी सारी ईंटें थी, इतना बड़े बड़े सेटलमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन ज़्यादातर जो ईंटें थी वो चुरा ली गई थी जो ब्रिक रॉबर्स होते हैं उनके थ्रू। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यहाँ से इतनी सारी हमें जो है ब्रिक्स मिली है जिससे अगर आप चाहो ना तो 100 माइल्स तक की आप रेलवे लाइन बिछा सकते हो, लाहौर से लेकर मुल्तान तक, ठीक है। इतनी सारी वहाँ पे मिली है। मोहनजोदारो वर्ड का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड्स, मतलब इसका मतलब मुर्दों का टीला। मतलब जब इसका एक्सकेवेशन हो रहा था ना तो हर गली हर मोहल्ले में आप जाओ तो वहाँ पे आपको जो है इंसानों के, जानवरों की जो है आपको स्कल्स और ये स्केलेटन वगैरह देखने को मिल रही थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया माउंड ऑफ डेड्स, ठीक है। आगे की तरफ आप जाते हैं, अब हड़प्पन जो लोग थे आखिर वो खाते क्या थे, ठीक है, वो किस किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्या उनको ज़िंदगी में ज़रूरत थी, तो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो। हमने कहा वो जो हमने कहा अर्ली फेज था ना उसी में एग्रीकल्चर करना सीख गए थे, लेकिन मैच्योर पीरियड में आते आते जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स थी उनको सीख गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वीट, बार्ले, लेंटिल। लेंटिल मतलब दालें होती है हमारे, चिकपी
जो चने होते हैं, एंड सीसम, सीसम मतलब तिल, इन सबको वो जानते थे। वीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी एंड सीसम वो उगाना जान रहे थे। मिलेट्स जो है, जो हम बात करते हैं ज्वार बाजरा वगैरह, वो हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर हमने कहा गुजरात में हमें जो है ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राइस के जो है हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले, लोथल रंगपुर से, लोथल से और रंगपुर से हमें वहाँ देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़ है, एक तो वो एग्रीकल्चर में है, फिर दूसरा है वो जानवरों को पाल भी रहे थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कर रहे थे एनिमल्स का। कौन कौन से एनिमल्स को कर रहे थे, कैटल को कर रहे हैं, शीप, गोट और बफेलो को वो डोमेस्टिफाई कर रहे हैं, ताकि उनसे हो सकता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, जो वूल वगैरह है उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो है डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, और जो उनका इतने साल तक वो घूम रहे फिर रहे हैं इधर से उधर, तो उसके अंदर क्या है, वो जो है हंटिंग भी कर रहे हैं, स्कैवेजिंग जो खाल निकालने का काम था, तो उसके अंदर वो जो सारे वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे बोर है, डियर है, घड़ियाल है, इन सबको वो उनकी हंटिंग भी कर रहे हैं। फिशिंग पे भी वो डिपेंडेंट थे, फिश वगैरह को हंटिंग मतलब उनको फिशिंग करते थे, उनको लेके आते थे, उनको खा रहे थे। फोल जो है एक टाइप का बर्ड होती है, ये पक्षी होता है, जिसको भी वो खा रहे थे। इसके एविडेंसेस भी हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब वो नॉनवेज और वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, फूड हैबिट्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हमने बात करी ये सभी चीज़ें वो लोग खा रहे थे, ठीक है। हमें जो है फिश के भी एविडेंसेस मिले हैं, फोल्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। हमने कहा जो यहाँ पे हमें चैड ग्रेन्स और सीड्स, चैड ग्रेन्स और सीड्स का मतलब होता है भुने हुए जो होते हैं ना, मतलब उनको पकाया हुआ था ऐसे। बोन्स भी मिले हमें वाइल्ड स्पीसीज की, ठीक है, हमने ये चीज़ें देखी है, हमें फिश फोल सबके मिल रहे हैं। तो ये मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट थे। अगर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, तो मैम हमने अभी पढ़ा था टेराकोटा के मॉडल मिले हमें प्लग के, तो इट मीन्स उन्होंने वो बनाया है, उन्होंने अगर बैल की पिक्चर वो बनाया है टेराकोटा, तो इट मीन्स वो है उनको जानते थे और वो एग्रीकल्चर पर्पज से उनका यूज़ करते थे। तो कोई चीज़ हम जानते होंगे तभी तो बना सकते हैं। आज हम कहते हैं हम शिप बना सकते हैं, कोई पिक्चर उसकी, क्योंकि हमने शिप देखा है, हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे टेराकोटा स्कल्पचर्स में हमें देखने को मिला है कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का यूज़ होता था प्लगिंग के लिए। अब हमने कहा क्योंकि हमें जो है कई सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे हमें वो स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं, मतलब टेराकोटा मॉडल मिले हैं हल्के। तो एक तो मिला है चौलिस्तान पाकिस्तान से और दूसरा मिला है बनवाली हरियाणा से। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर हमने कहा कालीबंगा कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे हमें जुते हुए खेतों के एविडेंसेस मिले। प्लग फील्ड मतलब इस तरीके से हमने देखा, तो प्लग फील्ड थे, वहाँ पे जुते हुए खेत के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिल रहे थे। अब हमने कहा जो ये प्लग फील्ड होते थे, इसके अंदर हमें जो फरोज के सेट देखने को मिल रहे हैं। फिर हमने कहा जो है मतलब हो सकता है, मतलब इस तरीके से क्यारियाँ बनी हुई, तो हो सकता है एक बार में वो 2 तरह के क्रॉप्स को उगा रहे हो, तो मतलब मल्टीपल जो है क्रॉपिंग भी वो लोग कर रहे थे। अब हमने कहा जो शॉर्ट कोई अफगानिस्तान है, वहाँ से हमें जो कैनाल्स हैं उनके एविडेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। हमने पढ़ा था अभी धोलावीरा में जो है हमें क्या मिले हैं, वाटर रिजर्वियर के एग्जाम जो है हमें वहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरफ ले जा रही है कि वो लोग एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, थ्रू प्लगिंग कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट तरह के क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, वो कैनाल्स भी थे वहाँ पे, वाटर रिजर्वियर्स भी थे, भाई बारिश नहीं हो तो उनके पास वाटर रिजर्व होता था, वो यूज़ कर लेते थे। फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या हो सकती थी उनकी, वो हम देख लेते हैं। तो हमने कहा ये जो क्या है, अलग अलग तरह के टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर अलग अलग पर्पसेस होते हैं। जब हम खाना बनाने के लिए बैठते हैं तो हमें अलग अलग तरह के बर्तन चाहिए होते हैं, तो वो लोग क्या है ग्राइंडिंग टूल्स भी यूज़ करते थे, किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, कुकिंग के लिए अलग अलग बर्तनों का यूज़ किया जाता है। हम भी करते हैं ना घर में, कढ़ाई अलग होती है, कुकर अलग होता है, सब चीज़ें अलग होती है, उस तरीके से इनके यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के बर्तन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इनके बर्तन किस किस से बने हुए थे, देखिए इसमें हमें जो है कुछ स्टोन से बने थे बर्तन, इन द सेंस के जो आइटम्स वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो मेटल के भी थे, टेराकोटा भी थे, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हमने कहा एक ग्राइंडिंग टूल मिला है, पीसने के लिए एक चीज़ मिली है वहाँ पे, जिसको सैडल क्वेरन कहा गया है। ये हो सकता है कि जो सीरियल्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता होगा, जो हमने कहते हैं कि वो किसी गाँव में यूज़ होते ना, एक पत्थर होता है और उसके ऊपर चटनी वटनी वगैरह उस तरीके का होता था ये। आगे हम चलते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट मतलब हमने कहा एक प्लैंड अर्बन सेंटर का अगर हमारे से एग्जांपल पूछा जाए तो हम कहते हैं वो मोहनजोदाड़ो है। आज से 4000 साढ़े 4000 साल पहले जो है हमारे यहाँ पे इस तरह की जो है पूरा का पूरा अर्बन सेंटर देखने को मिलता, पूरे प्लानिंग के साथ। ऐसे नहीं कह सकते बन गया जो बन गया, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग होती थी। पहले आप जो है एक नक्शा बनाओगे, फिर प्रॉपर पहले मकान बनाने से पहले आप ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था देखोगे, सड़कें कहाँ से कैसे जा रही है, फिर उसके बाद में आपका जो है घर बनेगा। अब हमने कहा जो सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब जो था थोड़ी ऊंचाई पे था और लोअर टाउन मतलब जो नीचे था।
सीटाडेल का मतलब जो है, हमने कहा ये कोई पहाड़ पे नहीं था, इसमें क्या होता था, ऊंचा प्लेटफॉर्म उठाया जाता था, फिर उसके ऊपर सीटाडेल बनाया जाता था। लोअर टाउन का मतलब आप लोग समझेंगे जो नीचे बसा हुआ था, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, जिसमें ये देखिए ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म उठा के इसको ऊंचा बना दिया गया है, और ये बाकी बाकी जो है ये लोअर टाउन है। ठीक है, ये ऊपर वाला सीटाडेल हो गया अपना, और ये नीचे जो हो गया ये लोअर टाउन हो गया। तो हमने कहा ये कोई ऊंचाई पे नहीं था, ये इसको प्रॉपर ब्रिक्स से जो है प्लेटफॉर्म उठाया गया, फिर इस सिटी को बसाया गया। फिर सिटी बसाने के बाद में क्या करा गया, पहले सीटाडेल की पूरी प्रोटेक्शन कर दी गई, इस तरीके से प्रोटेक्शन वॉल बना दी गई, फिर नीचे जो है ये लोअर टाउन बस गया, और इसके भी चारों तरफ जो है इसी तरह की बाउंड्री वॉल बना दी गई। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे हो रहा था। अब हमने कहा जो सीटाडेल है उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग देख लेते हैं। सीटाडेल मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे था। फिर उसके बाद में हमने कहा यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अब हमने कहा ये एक बिल्कुल सेंट्रल एरिया होता था टाउन का, फोर्टिफाइड होता था, चारों तरफ से प्रोटेक्शन वॉल होती थी, इसमें एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था यहाँ पे, और हमने कहा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी ना सारी की सारी यहाँ पे थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जब हमें और इसके जो सीटाडेल में हमें जो बहुत सारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिली है, या हमने कहा कुछ खास चीज़ें मिली है, उनमें है वेयर हाउस, ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज। मतलब एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा होता था कि जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज भी चाहिए होती थी, तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब हमने ये चीज़ करी, अब हम कंपैरिजन में अगर देखते हैं लोअर टाउन को, इसको तो ये साइज़ में छोटा था। ठीक है, ये साइज़ में छोटा होता था, और जो लोअर टाउन है वो साइज़ में बड़ा होता था। अब जो सीटाडेल जो है हमने कहा वॉल से एनक्लोज था। फिर हमने कहा धोलावीरा और लोथल वगैरह में हम जब देखते हैं तो ये सीटाडेल जो है मतलब पूरा का पूरा इनका सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड होता था। सीटाडेल अकेला ही नहीं, इनका पूरा जो लोअर टाउन वगैरह सारा ही फोर्टिफाइड हमें देखने को मिल रहा है। अब लोअर टाउन की बातें कर ली जाए। लोअर टाउन हमने कहा कि ये सीटाडेल ऊपर है, फिर उसके नीचे लोअर टाउन बसाया जाता था। ये ईस्टर्न सेक्शन में होता था, वो वेस्टर्न सेक्शन में होता था। हमने कहा उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, इसमें सारे रेजिडेंशियल हाउस होते थे कि बाकी रहने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, आर्टिशियंस वगैरह है, ट्रेड है, क्राफ्ट मेकिंग है, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी। यहाँ कई जगह हमें एविडेंसेस मिले, लोअर सिटी भी जो है एनक्लोज होती थी प्रोटेक्शन वॉल से। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। फिर हम देखा है जो वहाँ पे हमें वेयर हाउस मिली है, या हमने कहा दो ग्रेट ग्रेनरी हमें देखने को मिली है, वो क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये कहाँ मिली है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिली है। हमने कहा ये बहुत ही मतलब जो ये हमें कॉलोसल एडिफाइस जो मिला है, ये हमें मिला है सीटाडेल से, मतलब जो हमारा अपर टाउन है वहाँ पे हमें ये बिल्डिंग मिली है। अब हमने कहा जब इसका लोअर पोर्शन की बात की जाती है ना, ये तो जब इसको बनाया गया है तो किस तरीके से बनाया गया है, जो ये लोअर पार्ट था ना ये वाला, इसमें तो इनको ब्रिक्स का यूज़ किया। ठीक है, इस ब्रिक्स इस तरीके से इन्होंने इसको बना दिया। ऊपर वाला जो पार्ट था ना उसको इन्होंने किस तरीके से बनाया था, ये बनाया था वुड का। ठीक है, ये वुड का बना हुआ है, और नीचे वाला ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ब्रिक्स तो अभी जो वाला ये है इसका तो रिमेन्स हमें देखने को मिल रहा है, बट ये वुड वाला जो है टाइम के साथ में क्या हुआ है, डिटोरिएट हो गया है, ये धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि वुड है टाइम के साथ खराब हो जाती है। तो हम नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है उसको देख के हम बता पा रहे हैं कि पहले ये ग्राइनरी किस तरीके की हुआ करती थी। ठीक है, अब हमने आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। मेनली है अगर ग्रेनरी है तो ऑब्वियस है ये किसके लिए होती थी, ये होती थी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और इसमें इस तरीके से जो है बीच में पासेस भी होते थे ताकि जो एयर होती रहे और ये अनाज खराब ना हो। आगे की तरफ हम चलते हैं, द ग्रेट बाथ। ये मतलब एक होली पर्पस से हो सकता है, रिचुअल्स के लिए हो, जैसे हम कहते हैं कि बड़े तीर्थ पे स्नान के लिए जाते हैं, कुंभ स्नान के लिए जाते हैं, तो सब लोग पब्लिक एक बाथ प्लेस होती है, कोई मतलब हो सकता है कोई मतलब इनके स्पेशल कोई डे होता हो, उस दिन ये रिचुअल इस तरीके से कुछ किया जाता हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया में है ये बाथ बना हुआ है, यहाँ पे सब लोग रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जो है स्नान के लिए आते थे, और ये पब्लिक जो है एक प्लेस था। हम आगे देखते हैं, जो हमने कहा हमारे यहाँ पे जो अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक के जो एविडेंसेस मिल रहे हैं एंशिएंट वर्ल्ड में, वो कहाँ मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के अंदर। कहाँ, मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला हुआ है। इसमें अब देखना क्या था, इसमें है जो है पूरा का पूरा जो है बीचों बीच ये ग्रेट बाथ बना हुआ है। ठीक है, इसके चारों तरफ है जो है क्या है, इस तरीके से बाउंड्री है। ठीक है, कोर्टयार्ड बना, बरामदा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में चारों साइड से इस तरीके से इसके गैलरी टाइप की है। इसके जो है नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से इसमें जो है आने का रास्ता है। ठीक है,
दोनों साइड से आ सकते हैं, फ्लीट दोनों साइड से बनी हुई है यहाँ पे। फिर हमने ये चीज़ कहा है, मतलब जब इसमें पुराने टाइम में जब इसमें पानी होता होगा तो पानी अगर आप मिट्टी का बना के रखोगे ये एरिया तो ये रिसने का डर रहेगा, बट हमने यहाँ देखा कि नीचे की साइड में जो है इसको अच्छी तरह से जो है ऐसे वॉल बनाई गई है और इसको है ना एयर टाइट मतलब वाटर टाइट किया गया है कि पानी बाहर ना निकल सके। क्या ये चीज़ें यूज़ की गई है, इसमें यूज़ किया गया है जो है मोटार ऑफ जिप्सम है उसको और ब्रिक्स को, फिर इसको सेट किया गया है ताकि पानी रिस ना सके, पक्का कर दिया गया है, फिर उसमें पानी भरा जाता था। अब इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो पानी क्या है, यहाँ पे एक रूम बना था, उस रूम में क्या है एक वेल था, वेल के थ्रू यहाँ पे पानी आता था। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में इसके साइड में जो है 3 साइड में रूम्स भी बने हुए थे, रूम्स बने थे। फिर उसके अंदर हमने कहा एक के अंदर वेल बनाए, ये हमने बात कर ली है। अब जो हमने कहा प्रॉपर, अब जो आपने सब चीज़ें देख ली, ये सब चीज़ें कैसे देख ली कि ये इस तरीके का एक है, इसके चारों तरफ इस तरह का कॉरिडोर है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं 3 साइड में, उन रूम्स के अंदर जो है एक रूम के अंदर जो है वेल है। अब जो ये है इनका प्रॉपर तरीके से चैनलिंग की गई है कि ये वाटर किस तरीके से जो है एक्सटेंसिव ड्रेन सिस्टम के साथ में कि भाई कितना पानी चाहिए होगा उतना आप यूज़ कर लो, फिर उसको कुछ चीज़ आगे लगा दो ताकि वो आगे नहीं जा पाए। फिर हम आगे की तरफ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो कोर्टयार्ड है ना, कोर्टयार्ड के जो हमने बात कर रहे हैं नॉर्दर्न साइड में, वहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 8 जो है बाथरूम्स बने हुए हैं। ठीक है, हर बाथरूम का जो है एक इंडिविजुअल जो है एक ड्रेनेज सिस्टम है कि सबका पानी जो है नीचे चला जाएगा। फिर हमने कहा फिर उस सब बाथरूम से जो ड्रेन्स आई हैं फिर वो जाके कहाँ पे, जो कॉरिडोर के पास में एक जो है कन्वर्जिंग उसमें जाके खुल जाती है। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉपर तरीके से इतना बड़ा उन्होंने बनाया, प्रॉपर पानी की किस तरह से चैनलिंग होगी ये चीज़ें बताई है। फिर हमने कहा उसमें सीढ़ियाँ वगैरह किस तरीके से दे रखी है, वहाँ पे 8 बाथरूम बने हुए हैं, फिर उनका सबका ड्रेनेज सिस्टम अलग अलग है और वो जाके आगे जाके किस में खुल जाते हैं, जो वहाँ का अलग अलग जो बड़ी एक वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जाके खुल जाता है। तो ये तो हो गई ग्रेट बाथ के बारे में बातें। ड्रेनेज सिस्टम हमने अभी पूरी चीज़ें देखी कि घर बनाने से पहले पूरी ये चीज़ ध्यान रखी जाती कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे। फिर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है रोड्स और स्ट्रीट जो है सब जो है इस तरीके से होती है, एक ग्रिड सिस्टम होता है, ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। ठीक है, इस तरह से कॉलोनी बनी हुई है, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहीं पे जो है इसी तरह का ध्यान रखते हुए जो है चीज़ें आगे ड्रेन्स वगैरह को बनाया गया है। तो रोड्स और ये जो है रेक्टेंगुलर पे एक दूसरे को काटती है। अब जो है पहले जो है स्ट्रीट्स जो है वो ड्रेन्स के लिए बिछाई जाएगी, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर जो है घर बनेंगे। पहले आपने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर किया, फिर आप घर बनाओगे। फिर हमने कहा जो ये जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ वालियाँ जो होती थी, उनको किससे यूज़ किया जाता था, मिक्सचर ऑफ मोटार, लाइम एंड जिप्सम। जो हमने कहा चूना पत्थर और जिप्सम और इन सब का जो घोल तैयार करके फिर उसको पक्का किया जाता था। फिर है ऐसा नहीं है कि भाई कच्ची बना दी, कल को फिर मिट्टी अटक गई, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। इसी सब चीज़ों को देखते हुए अर्नेस्ट मैके जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या कहा है, अभी तक एंशियंट सिस्टम जो है हमारा, जो भी हमने कल्चर देखा है अभी तक, जो अभी सब चीज़ें बाहर आई हैं, जो एक्सकवेशन हुआ है उसमें हमने कहा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंशियंट सिस्टम ये मिला है कि इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम आज तक कहीं पे भी नहीं देखा गया है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर प्लानिंग थी, ऐसे मजाक वाला काम नहीं था कि बस हाँ बना दिया, नहीं, प्रॉपर अर्बनाइजेशन था। हर घर, जितने घर बने हुए हैं, हर घर जो है स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके खुलता है, वहाँ से जो ड्रेन्स आ रही है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके खुल जाती है। और वो जो है जो हमारे बात कर रहे हैं स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब वहाँ तक पहुँचेगी, घर से जो ड्रेन्स आ रही है वो जाके जब उनमें स्ट्रीट ड्रेन्स में मिलेगी तो उनके जो प्राइमरी चैनल्स थे ना उनको भी ब्रिक ऐसे पक्की करी गई है उसमें मोटार में लगा के। ठीक है, फिर उसने कहा हमने जो ड्रेन्स आ रही हैं उनके ऊपर भी रिमूवेबल आपने लूज ब्रिक्स लगाई है कि आप उसको हटा सको जब सफाई करनी हो। तो मतलब पूरी तरह से सैनिटेशन का ध्यान रखा गया है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। अब हमने कहा जो ये सब चीज़ें मतलब प्रॉपर ड्रेन सिस्टम का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। तो हमने कहा लोथल के अंदर जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, लोथल के अंदर हम देखते हैं कि हर घर के अंदर जो ड्रेन्स बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, मड ब्रिक से बनी हुई थी अभी तक हमने जो देखा। अगर सारे घरों में तो आप कैसे देख रहे हो, मड ब्रिक से बनी है, लेकिन जो वहाँ पे हमें मिले एविडेंसेस लोथल में, वहाँ पे जो है हमें जो है पक्की हुई ईंटों के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं हम। अब जो हमने कहा सिटाडेल बना हुआ है, जो बना हुआ है, फिर उसके बाद में हमने कहा जो लोअर टाउन में घर बने हुए हैं, रेजिडेंशियल जो घर बने हुए हैं वो किस टाइप के बने हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अब हमने कहा जो हाउसेस होते थे
हर घर है, इस घर के अंदर आप देखोगे ये घर है, ठीक है। अब घर के अंदर जो है आप देखोगे बीचों बीच एक आंगन बना हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए हो सकता है, देखो कुकिंग के लिए भी पर्पस के यूज़ हो सकता है। आप कुछ भी बैठ के कोई वीविंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो यहाँ कोर्ट यार्ड में बैठ के आप कर लोगे, ठीक है। अब हमने आगे की तरफ देखोगे आपकी डेली एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब हमने कहा प्रिवेसी का बड़ा ध्यान रखा गया है। जब यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं तो उनमें नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें एक भी विंडो नहीं है। इट मीन्स वो प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते थे कि कोई घर में ताका झाकी नहीं कर सके। अब ये जो एंट्रेंस है ना, जैसे ये एंट्रेंस है, तो इसका रास्ता भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ सड़क पे चलता हुआ आदमी घर में झांक ले, नहीं। उसके लिए भी क्या होता था, इस तरीके से होता था कि यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आओगे, फिर इसमें तो आपको डायरेक्ट व्यू घर का नहीं मिल सकता, आप सड़क से नहीं देख सकते कि घर के अंदर क्या चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी जो एंट्रेंस इस तरीके से नहीं थी कि डायरेक्ट व्यू मिल जाए, ठीक है। हर घर के अंदर एक बाथरूम बना हुआ होता था और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से वो जुड़ा हुआ था और वो जाके स्ट्रीट उनमें भी खुल जाती थी। आगे हम देखते हैं, अब जो है हमें कई हाउसेज में से जो है हमें सीढ़ियों के भी एविडेंसेस मिले। सीढ़ियाँ मिले तो हो सकता है देखो छत पे भी जाने की हो, या हो सकता है डबल स्टोरी भी हो वहाँ पे, तो ये हमें मोस्टली जगह पे मिल रहे हैं। आगे हमने कहा जो हम लोग बात करते हैं, जो यहाँ पे घर में जो चीज़ें देख रहे हो वहाँ पे एक हर मतलब जो है हर घर में एक कुआं होता था, कुआं के लिए एक अलग से घर कमरा होता था, ठीक है। और वो कमरा इस तरीके से होता था कि आता जाता आदमी अगर किसी को प्यास लगे तो वो उससे पानी पी सकता है। तो मतलब पूरा धर्म का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे भी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, तो पासर्स बाई वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें अराउंड जो है 700 जो है वेल्स मिले हैं, कहाँ से, मोहनजोदारो से, ठीक है। आगे चलिए, अब हमने कहा कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते थे कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे, क्या क्या अमीर और गरीब थे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे पता लगता है कि हाँ वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी। तो कैसे क्या था वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़, उन्होंने जब बरियल्स की स्टडी करी, जब कब्र देखी वहाँ पे, तो कब्र की बनावट, कब्र में रखी हुई चीज़ें, उनसे आइडिया लगाया गया कि ये अमीर की है, गरीब की है। फिर हमने कहा उनकी जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी, यूटिलिटेरियन थी क्या, या आम लोग यूज़ करते वैसी थी, या लग्जूरियस थी। उन्होंने कहा स्टडी जब घर को की गई तो वो किस तरह के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन सबको देख के आइडिया लगाया गया कि ये यहाँ पे आदमी अमीर आदमी रहता था, गरीब आदमी रहता था। जब हम लोग बात करते हैं तो जब बरियल्स थी नॉर्मल आदमी की, तो सीधा पिट खोदा गया और उसके अंदर डाल दिया गया उनको। लेकिन अगर हम अमीर आदमी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है पक्की पूरी जो है मतलब कब्र को पक्का किया गया है, फिर उसको सुलाया गया है। फिर हमने कहा दूसरी चीज़ हमें क्या मिली है, वहाँ पे ऑर्नामेंट्स देखने को मिला है। तो ऑर्नामेंट्स जिसके जितने महंगे थे वो उतना ही ज़्यादा हमने कहा अमीर था, और जिसके नॉर्मल थे वो पत्थर के बने हुए जिनके थे वो नॉर्मल आदमी था। जिनके ऐसी जेम्स वगैरह या कोई हमने कहा गोल्ड सिल्वर का यूज़ किया गया है या फिर कोई इम्पोर्टेड चीज़ जो है वो यूज़ की गई है, इट मीन्स वो अमीर आदमी था। तो इन सब चीज़ों से हमने आइडिया लगाया है। आगे चलते हैं, आर्टिफैक्ट्स की हम बात करी, डेली आइटम्स जो घर में यूज़ हो रहे हैं उनको भी हमने बात करी कि वो किससे बने हुए थे, वो चीज़ें हमने देखी थी। लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स की जब आप बात करते हो तो लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स हमने कहा जो अमीर लोग थे उनको बड़ा शौक होता है ना बाहर से, भाई चाय हम बाहर की क्यों मैंने, हम जो है इम्पोर्टेड चाय पियेंगे। तो ऐसे रेयर और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स उनके यहाँ पे मिले हैं। हमने कहा ये मतलब कॉस्टली होते थे, और यह हो सकता है आसपास के एरिया में तो ऐसे जो है मिले ही नहीं, आर्टिशंस मिले ही नहीं, ये कहीं बाहर से मंगाई गई है, जो स्पेशलाइज्ड जो आर्टिशन है उससे बनवाई हुई है। हमने कहा जो वहाँ पे सामान रखा गया है उससे भी हमने चीज़ें आइडिया लगाई है। होट्स क्या होते हैं, होट्स मतलब कलेक्शन होते हैं। कई लोग जैसे कलेक्ट करके रखते हैं चीज़ों को, तो वही होट्स होते हैं। तो हमने जब वहाँ पे एस्केवेशन हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एस्केवेट किया वहाँ पे, तो वहाँ पे जब खुदाई के दौरान उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिली। हो सकता है देखिए कैसे जैसे सुनार है वो अपने पास इकट्ठा करके रखता है चीज़ों को, बट हो सकता है यूज़ करने से पहले ही ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और डिक्लाइन हो गया उस जो सिविलाइजेशन था उसका, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है, ऐसा बहुत सारा कलेक्शन हमें देखने को मिला है जो पॉट्स के रूप में दबाया हुआ था, जिसमें देखिए ज्वेलरी भी है, कॉइन्स भी है, मेटल ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें जो मेटल ऑब्जेक्ट है जो मेटल वर्कर्स यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो जब ऐसी सारी चीज़ें जिनको क्लेम करने वाला आदमी नहीं हो तो वो होट्स में आ जाती है। यहाँ पे हो गई हमने। आगे अब देखते हो क्राफ्ट प्रोडक्शन। हमने कहा ये जो है अभी यहाँ पे एरिया है, अर्बन सिविलाइजेशन है, पूरी अर्बन प्लान्ड एरिया सेंटर है हमारा, तो वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले, मैंने अभी आपको जब पढ़ा रही थी मेन साइट्स बनाई थी, मैंने आपको कहा चहुंदरो एक जो है बहुत क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक मेन सेंटर है। फिर हमने कहा जो यहाँ पे हमें जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, बीड मेकिंग का एविडेंसेस मिले हैं, शेल कटिंग के एविडेंसेस मिले हैं, हमें मेटल वर्किंग के मिले हैं, सील मेकिंग के मिले हैं और वेट मेकिंग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही थी, ठीक है।
अब हमने कहा यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाए इंट्रिकेट टाइप की थी, मतलब अच्छी तरीके से उसको काम किया गया, ऐसे नहीं बस टाइम पास के लिए बना दिया गया, नहीं, सबका प्रॉपर साइज होता है, सब किस मतलब उसको सजाने की कोशिश की गई, उसकी बनावट को सुधारने की बात की गई। तो इसमें मान सकते हैं चौधरों में जो हमें चीज़ें मिली हैं उसमें वो वहाँ के जो आर्टिशंस है वो स्किल्ड थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। आगे देखो कि मटेरियल्स कौन कौन सी यूज़ करते थे वो जब बीड्स बना रहे हैं, मैंने कहा मोती बनाने के लिए जो है क्या क्या वो चीज़ें यूज़ कर रहे थे उन्होंने, हमने कहा ये बहुत सारे तरह के स्टोन्स यूज़ कर रहे थे, जैसे कार्नेलियन पत्थर है वो यूज़ कर रहे थे, जैस्पर यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने कहा जो क्रिस्टल है वो यूज़ कर रहे हैं, क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेटाइट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि बहुत लंबे टाइम तक जो है ये वर्सेटाइल थे, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलते थे और दिखने में भी बड़े सुंदर रखते थे। आपको दिख रहे हैं ना कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बीड्स बने हुए। अब हमने कहा जो मेटल वर्कर्स थे, जो हमने कहा ना अलग अलग लोग वहाँ पे काम करते हैं, मेटल वर्कर्स जो थे वो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और इसमें मेटलर्जिकल स्किल्स का यूज़ कर रहे थे, मेटल को गला के अलग अलग शेप देना। अब इसके बाद में हमने कहा और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, क्राफ्टमैन जो थे शेल्स को भी यूज़ कर रहे थे, हमने कहा ग्लेज सेरेमिक पत्थर को भी यूज़ कर रहे थे, टेराकोटा को भी यूज़ कर रहे थे, इन सब चीज़ों का यहाँ पे हो रहा था। अब यूँ होता है, ये तो चलिए पत्थर ले लिया, बट यहाँ पे इस तरीके से भी स्किल्ड लोग थे कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ बना के कोई नई चीज़ तैयार करें, तो मतलब यहाँ पे हर चीज़ को नया से नया बनाने की कोशिश की जा रही थी। आगे चलते हैं हम। अब शेप्स जो है डिफरेंट टाइप के हैं, देखिए कोई डिस्क का है, शेप का है, कोई सिलेंड्रिकल है, तो ये अलग अलग शेप भी यहाँ पे बनाए जा रहे थे। तो पत्थर जो है या पीट्स जो है वो तो एक प्रॉपर साइज में मिलते थे, लेकिन उनको इकसार देखिए यहाँ पे जैसे 4 डिस्क, ये डिस्क वगैरह 5 यूज़ करेंगे तो सेम टाइप की आपको दिख रही है, सिलेंड्रिकल जो यूज़ की गई वो सेम टाइप की मिल रही है। तो ये अलग अलग शेप्स भी यहाँ पे बनाई जा रही थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि ऐसे कैसे वहाँ मिल रही होगी, इनको बनाया गया था, इनको शेप्स में ढाला गया था। तो अलग अलग टाइप की हमें देखने को मिले, स्पेरिकल भी देखने को मिली थी हमें, बैरल शेप भी मिल रही है, सेगमेंटेड भी मिल रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और यह ध्यान रखना, ये आर्टिशन जो थे इंट्रिकेट पैटर्न्स यूज कर रहे थे इसके अंदर। ये क्या करते थे कि बीड्स को सुंदर बनाना, चमकाने के लिए उसको बहुत मतलब नई नई चीज़ें उसमें कर रहे थे, मतलब नए तरीके अपना रहे थे, या एक हम कह सकते हैं नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे ताकि और नया कुछ वो बना सके। हमने कहा बीड मेकिंग की जो टेक्निक्स है, अब हमने कहा किस तरीके से बनाया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, स्टेटाइट जो पाउडर होता था ना उसको मोल्ड करके उसका एक पेस्ट बनाया जाता था ताकि चीज़ें हैं उस वो मतलब लंबे टाइम तक एज इट इज़ ही बनी रहे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे रेड कलर जो है कार्नेलियन बीड्स जो है वहाँ से लिया जा रहा था, उनको जला के, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप बनाने जा रहे हो तो एज इट इज़ ऐसे उठा के वो बीड्स बना वो कर सकते थे, लेकिन सुंदर सजावट दिखाने के लिए उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, कलर देने के लिए, जैसे स्टेटाइट पत्थर है उससे उसका मोल्ड बना के वो बीड्स बना रहे हैं। फिर हमने कहा रेड कलर देने के लिए कार्नेलियन जो बीड्स होती थी उनको, मतलब जो है उनका जो कार्नेलियन बीड्स का रेड कलर होता था उनसे उनको जलाया जाता है, उस तरीके से चीज़ें की जाती है, मतलब चीज़ों को एज इट इज़ नहीं यूज़ करके उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत अब देखिए इतने बारीक बारीक चीज़ें उनको चिपिंग करके अच्छी तरीके से, तो ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। अब सुनार का काम हम नहीं कर सकते, लोहार का काम हम नहीं कर सकते ना, वो स्किल्ड है उसमें तो वो कर सकते हैं, उनको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग थे इसका मतलब वो स्किल्ड थे, वो इंट्रिकेट जो ये टेक्निक्स थे उनको यूज़ करना जान रहे थे। आगे की तरफ हम चलते हैं। कैसे पता लगाया कि इस एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, तो आप कैसे बताओगे, या तो हो सकता है वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स मिले, या हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसे अधूरे बने हुई कोई चीज़ें मिली है जिनको अभी वो कारीगर काम कर रहा था उसके ऊपर, बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, या हमने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ बनी थी जैसा वो चाह रहा था कि ऐसा शेप होना चाहिए बट हुआ नहीं, तो रिजेक्टेड मटेरियल को देख के, तो हमें ऐसी कई जगह पे ये सारी चीज़ें मिली है जिससे हमने आइडेंटिफाई कराया कि यहाँ पे शेल मेकिंग का काम हो रहा था, बीड मेकिंग का काम हो रहा होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स को देख के, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के कि हाँ भी इसमें काम बाकी है, रिजेक्ट्स को और वेस्ट मटीरियल्स को। वेस्ट मटीरियल्स जैसे वो काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वो मिट्टी उसके पास में चाक के पास में रखी हुई है, तो उसको हमने आइडिया लगाया कि हाँ यहाँ पे पॉटरी का काम हो रहा था। तो इन सब चीज़ों से हम ये आइडिया लगा पाते हैं। आगे की तरफ हम चले तो वो कहाँ से जो है सामान मटेरियल हर देखिए कहाँ से खरीद रहे थे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर जो है हमने कहा कि सारे के सारे रॉ मटेरियल्स ही वहाँ मिल जाए, तो कहाँ से खरीदी कैसे हो रही थी वो है। तो पहली चीज़ ये लोग क्या करते थे, वो सेटल ही ऐसी जगह होते थे, मक्का जो है अपनी सिटी को ऐसी जगह बसाते थे जहाँ पे रिसोर्स बहुत सारे रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है, मतलब वो जो लोकेशन है वो रिसोर्स रिच होनी चाहिए, ऐसे एरियाज़ को वो जो है आइडेंटिफाई करते थे और वहाँ पे वो रहते थे। तो इसमें हमने कहा नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, उससे देख के हमें ये चीज़ लगाई कि वहाँ पे जो है लोग सिर्फ स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ पे शैलो ऑब्जेक्ट्स आराम से मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा वहीं पे अपनी जो है सेटलमेंट बसा ली और वो ये काम करने लगे।
अब मान लो कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको जो है लेने के लिए वो क्या करते थे, एक्सपेडिशंस करते थे, मतलब यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे क्या मिल रहा है उस तरीके से ये लोग काम करते थे। अब जैसे हमने कहा कॉपर जो है राजस्थान के खेतड़ी रीजन से मिलता है, फिर हमने कहा इसी तरह जो गोल्ड है वो कहाँ से मंगाते थे, साउथ इंडिया से मंगाते थे, और भी उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती थी, इसलिए वो क्या करते थे, उसके लिए यात्राएं करते रहते थे, घूमते रहते थे। अब हमने कहा ये तो हो गया एक एरिया की बात या एक जो है रीजन की बात। अब हमने कहा दूसरी जो है सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियम है, या हमने कहा इजिप्शियन है, या हमने जो कहा कि चाइनीज जो है, इन सब के साथ में रिलेशन जो थे, तो अदर सिविलाइजेशन से भी ये जो है माल खरीदते और बेचते थे। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स है जो हमें दूसरी सिविलाइजेशन से भी मिली है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो इस तरीके से जो चीज़ें उनके पास नहीं होती थी उनको वो खरीदते थे। आगे चलते हैं, मटेरियल सर अगर लोकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली जाती थी वो देख ली जाती है। तो लैपिस लैज़ोली जो था वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता था शॉर्तगुई अफगानिस्तान, ये वही है जहाँ पे कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं। फिर कानेलियन जो है वो लोथल से मिलता था। तो अब हमने कहा ये जो है हमने कहा जो कहाँ से लिया जाता था, ये भरौज जो गुजरात है वहाँ से इसको खरीदा जाता था। स्टेटाइट जो है हमें लोथल से मिले हैं। फिर हमने कहा ये कहाँ से खरीदा जाता था, ये साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से खरीदा जाता था। मेटल जो है लोथल से लाया जाता था, ठीक है। शेल ऑब्जेक्ट जो है नागेश्वर और बालाकोट से। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, और गोल्ड जो है हमारा साउथ इंडिया, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में आते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अब कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, तो हमने कहा हमें बुलक कार्ट्स के एविडेंसेस मिले, इट मीन्स उन्होंने बनाया है तो उनको जानते होंगे। दूसरे हमने कहा बहुत सारे सील्स मिले जिसमें हमें शिप्स वगैरह बोट्स वगैरह के पिक्चर्स देखने को मिले, मरीन टाइम एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, इट मीन्स वो इनको भी जानते थे। तीसरी चीज़ हमने कहा रिवराइन और जो कोस्टल रूट्स थे ना, उनको वो किसके लिए यूज़ करते थे, दूसरी जो जगह से सामान को लेने और बेचने के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर हम चलते हैं गणेश्वर जोधपुरा, एक कल्चर हमें देखने को मिला है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उससे लेन देन होता था। ये एरिया कौन सा है, ये खेतड़ी रीजन राजस्थान वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर का लेन देन वहाँ पे होता था। आगे चलते हैं हम। आगे हमने कहा मेसोपोटामियम टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या नाम है, तो हरप्पा मेलुहा के नाम से, ओमान मगान है। फिर हमने कहा जो बहरीन जो है दिलमुन जो नाम से है, बहरीन दिलमुन के नाम से है। तो ये हमें जो है मेसोपोटामियम टेक्स्ट में ये नाम मिलते हैं। आगे की तरफ हम जाते हैं कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के साथ में उनके कैसे रिलेशनशिप थे। तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि अदर सिविलाइजेशन के साथ में ना कनेक्शन, मतलब अदर जो हरप्पन सिविलाइजेशन अलग जैसे मेसोपोटामिया में उनके साथ में किस तरीके से इनके ट्रेड रिलेशंस थे। तो हमने कहा किस किस के साथ में करते हैं, तो मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन जो है उनके एविडेंसेस हमें मिले। और किससे कैसे पता लगा लिया, मैंने अभी बताया था, हरप्पन सील्स मिल गए, सेम तरह के वेट्स देखने को मिल रहे हैं, डाइस देखने को मिल गए हैं, बीड्स देखने को मिल गए। हमने कहा कि और सेम जैसी डिपिक्शंस भी हमें देखने को मिल रही है सील्स के ऊपर। तो हमने आइडिया लगाया कि ये लोग जो है एक एरिया के नहीं है, सेम तरह की चीज़ें नहीं मिल रही है, बट इन चीज़ों का यहाँ मिलने का ये है कि इनके बीच में कोई ना कोई ट्रेड हो रहा था, ठीक है। कॉपर के लिए हमने कहा ये लोग एक इधर से उधर घूम रहे थे। हमने कहा अब ये किस तरीके से जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करते थे, एक बड़े बड़े जार्स होते थे, उनको क्या करते हैं, उनके अंदर कॉपर भर दिया जाता था, फिर उनको कोट कर दिया जाता था क्ले से ताकि वो बाहर ना निकले, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है। जो एंशियंट मेसोपोटामियम टेक्स्ट हमें मिला है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कॉपर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ रीजन रेफर टू एज मगान, पॉसिबली ओमान, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को मिला क्योंकि मेसोपोटामियन सो हम स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं ना, तो हमें मैगान और ये नाम मिले, तो इट मीन्स हो सकता है कि ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं किसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो मतलब ट्रेड भी हो रहा था सब हर तरह से जो है। हमने कहा जो ये पूरा का पूरा एरिया था जहाँ पे ये लोग जो है ट्रेड वगैरह कर रहे थे, पूरी तरह से सिविलाइज्ड हो चुके हैं। हमें जो पर्शियन गल्फ की सील भी जो है देखने को मिल रही है, जिसमें भी हरप्पन मोटिव हमें जो है पिक्चर्स देखने को मिल रही है वहाँ पे। तो इससे पता चला कि इनके बीच में ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं। फिर हमने बातें और चीज़ें हम देखेंगे कि आसपास के और एरिया में भी हमें ऐसी चीज़ें मिली है जो हरप्पा की थी और वहाँ पे मिली है, तो ट्रेड नेटवर्क्स के मिल रहे हैं। मेसोपोटामियम टेक्स्ट में तो हमें लेपिस लाज़ोली, कार्नेलियन, ये सब चीज़ों का मिल रहा है कि वहाँ से ट्रेड होता था। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आगे की तरफ हम चलते हैं। सील्स और सीलिंग्स की जब बात की जाती है तो हमने कहा कि जो हमें जैसे आज पैसों का लेन देन होता है, उसी तरह हो सकता है कि सील्स का ये लोग यूज़ करते थे। उसमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये लोग सील्स का और सीलिंग का यूज़ किया जाता था।
मैंने अभी वो आपको हमने जैसे अभी वो देखा था जार वो कॉपर वाला, तो उसमें क्या किया जाता था, इसको सील मतलब क्या करा, एक कंटेनर को अच्छे से सील कर दिया जाता था और उसको नोट को अच्छे से टाइट बांध दिया जाता था उस बैग को और फिर भेजा जाता था उसको। ठीक है, तो सील्स और सीलिंग का ये यूज़ हो रहा था यहाँ पे। हमने एक चीज़ और देखी है वहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, वन और मोर यूनिक सील्स वर प्रेस्ड इनटू द वेट क्ले लिविंग डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन। और वहाँ पे हमने देखा कि स्टैम्प की तरह भी इसका यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि सील्स हम क्यों यूज स्टैम्प की तरह यूज़ कर रहे थे, ताकि जो है इसकी सिक्योरिटी बनी रहे और जो है इसकी ऑथेंसिटी भी बनी रहे, तो इसलिए भी सील्स और सीलिंग का यूज़ किया जा रहा था। हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो 400 के करीब जो है हमें इसके जो है वो साइंस मिल चुके हैं, बट हम अभी अनडेसिफर्ड हम इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं। बस एक आइडिया लगाया है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है अरेबिक लैंग्वेज की तरह, और इसके अंदर हम देखेंगे तो अलग अलग तरह के हमें जो स्क्रिप्ट है ना, उसमें अलग अलग तरह के हमें वो देखने को मिल रहे हैं, साइन देखने को मिल रहा है, कभी क्रैब है, कहीं पे कुछ है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट हम पहचान मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि इन जो ये लिखे हुए हैं ये स्क्रिप्ट में इनका मतलब क्या होता था, इनका साउंड क्या होता था, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है। तो अभी तक ये अनडेसिफर्ड है, ये सब चीज़ें हमने बात कर ली है। तो सबसे बड़ी जो स्क्रिप्ट मिली है उसमें हमने कहा 26 साइन हमें देखने को मिले हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई है। अब आगे चलते हैं, हम वेटेज की बात की जाती है, तोल जो है माप तौल के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे है कोई भी चीज़ लेन देन किया जाता था तो उनके लिए स्टैंडर्डाइज जो है वेट्स यूज़ करते थे वो लोग। फिर हमने कहा पहले सबसे पहले जो है चर्ट पत्थर का यूज़ करते थे वो वेट्स के लिए। फिर हमने कहा जो ये वेट्स होते थे ये मेनली जो है क्यूब के आकार के होते थे और इनके ऊपर मतलब कुछ इस तरह की कोई डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स नहीं होती थी, अंदाज़ा एक चलता था। ठीक है, और जो छोटे मोटे जो डिनोमिनेशन यूज़ किए जाते हैं तो हो सकता है कि वो मतलब जो कोई ज्वेलरी वगैरह या कोई महंगी चीज़ों के लिए उनके लिए यूज़ किए जाते होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई है यहाँ पे। अब क्या इतना बड़ी जो सिविलाइजेशन उनको संभालने के लिए कोई राजा वाजा होता था, कोई जो अथॉरिटी होती थी क्या? तो इसके एविडेंसेज एक प्रीस्ट किंग की जो है वहाँ पे स्कल्पचर लिया गया मिला है, तो उससे आइडिया लगाया गया है कि वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे कोई राजा महाराजा जैसी अथॉरिटी होती हो, या हो सकता है कि कोई सेटलमेंट के हिसाब से ही हो। तो यहाँ पे बात की गई है, अगर गवर्नमेंट की हम नेचर की बात की जाती है तो ये सब मतलब बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं इसके अंदर। तो यूँ बोला जाता है हो सकता है पूरे मोहनजोदाड़ो मतलब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए एक ही राजा हो, क्योंकि सेम तरह का मेजरमेंट हमें ब्रिक्स वगैरह में देखने को मिल रहा है, सेम तरह के सील्स देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है पूरे एरिया में एक ही राजा रूल करता हो। या फिर हमने कहा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो अलग अलग रीजन जो थे उनके स्टेट के अकॉर्डिंग वो लोग जो है काम करते होंगे, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है फिर स्टेट भी होते होंगे उसमें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज पावर हो या हो सकता है सेंट्रलाइज पावर हो, तो मतलब भी कोई कंक्लूजन हमें नहीं देखने को मिलता है, ये आइडिया लगा रहे हैं हम अलग अलग चीज़ों से। अब हमने कहा कि कैसे, हमने कहा कि वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमने कैसे देखी है वो हम देखते हैं। तो हमने कहा वहाँ पे हमें जो सेम तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले, ये मैंने आपको बता दी। तो सील्स अगर एक तरह की यूज़ हो रही है वो हमने देख लिया, सेम तरह के ब्रिक मेकिंग हो रही है वो हमने देख लिया है। हमने कहा जब प्लानिंग देखी हमने घरों की तो सेम तरह की हमने देख ली है, ये ब्रिक साइजेस सेम देख ली। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब जब एक ही एरिया में सेम तरह की चीज़ें मिल रही है, इट मीन्स वो है कहीं से वो लोग कनेक्शन में हो सकता है कोई सेंट्रलाइज पावर हो, उसके थ्रू वो कनेक्टेड है। अब हमने कहा जब हमने रॉ मटेरियल्स देखे, जब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग वहाँ पे, रिसोर्स मैनेजमेंट देखा, इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखा, तो उनमें हमें सब एक जगह सी चीज़ें दिखाई दे रही है। इट मीन्स वहाँ पे सब लोग इंटरकनेक्टेड तो थे। अब हमने कहा जो सबसे बड़ी हमें मोहनजोदाड़ो की बिल्डिंग मिली है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड जो है आर्किटेक्चर जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर हमने कहा एक हमें जो वहाँ से स्टोन का स्टैचू भी मिला है जो प्रीस्ट किंग उस मतलब जैसा लगता है दिखने के अंदर, तो इससे आइडिया लगाया कि हो सकता है हिरार्कीज भी वहाँ हो, राजा महाराजा भी वहाँ पे हो। तो ये सब आइडिया पे कहाँ चीज़ें चल रही है, मतलब कंक्लूजन इस चीज़ों का नहीं है। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी तरह से परिपक्व सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हुई, तो इसका भी बहुत सारे हमें कारण देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट एक कारण हम लोग नहीं बोल सकते। तो हमने कहा इसमें क्लाइमेटिक चेंज जो है इसको बड़ा कारण बताया गया है कि इसकी वजह से जो है धीरे धीरे इस जो एरिया है उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। हमने कहा इतने बड़े एरिया है उसके अंदर है, तो 1900 BCE के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो वेट्स हैं, सील्स है जो पहले बड़ी मात्रा में मिल रहे थे वो अब मिलना बंद हो गए थे। तो यानी कि हो सकता है कि वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो खत्म हो गया हो, जो हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी मेच्योर जो है ये हमारी सिविलाइजेशन थी अचानक से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। जो
पहले जो हाउसेस जैसे मिल रहे थे ना, उस जो हमने बात किया 2600 से 1900 के बीच में, वो हमें अब नहीं देखने को मिल रहे थे। जब कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा तो वो नहीं है, धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहे हैं। वो इस तरीके से हमें लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ था, जो आदमी जो पहले सिविलाइज्ड था, जो अर्बनाइजेशन में था, धीरे धीरे रूरल सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो इस चीज़ का क्या कारण था ट्रांजिशन का, वो हम देख लेते हैं। तो कारण हमने बोला सबसे बड़ा तो क्लाइमेटिक चेंज है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हो, उसकी वजह से वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, जिसकी वजह से हो गया होगा। बहुत सारी फ्लड्स आ गई, आसपास में नदी है तो फ्लड आ गई हो तो सर्वाइव नहीं कर पाए। अर्थक्वेक्स आ गए हों, उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो बहुत सारे कारण हम अंदाजा लगा रहे हैं। एपिडेमिक की बात कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स है कि धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के चेंज होने की वजह से हो सकता है रिवर्स शिफ्ट हो गई हों। धीरे धीरे शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, ये रिवर्स ड्राई होने लगी और लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। या हमने एक और आइडिया है जो इन्वेजन ऑफ आर्यंस बोला जाता है, कि एक बाहर की जो जाति है वो अटैक कर देती है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और उन सबको जो है खत्म कर दिया जाता है और वो वहाँ पे अब रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके टाइप का जो है हमें कल्चर अब धीरे धीरे देखने को नहीं मिलता है। ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, हमने तो पॉसिबल कॉजेज है। तो मेन हम मान सकते हैं क्लाइमेटिक जो चेंज था ये इसका बड़ा कारण बन सकता है। आर्यन इन्वेजन जो थियरी थी, बस इसमें हमें देखिए किसने दी थी, REM व्हीलर जो थे ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे ना, उन्होंने इस थियरी को दिया था कि हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्यन ने क्या है अटैक कर दिया था, इसलिए ये जो है धीरे धीरे मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो इसी के एविडेंस हमें मोहनजोदारो से मिले हैं कि वहाँ पे जो हर जगह हमें मुर्दे ही मुर्दे देखने को मिलते हैं। अब जो हमने कहा ये जो ऋग्वेद हमारे हैं, जो वेद में सबसे पुराना वेद जो है, हमने उसमें देखा कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था ना, उसको जो है पहले वो लोग इंद्र भगवान को बहुत मानते थे, तो पुरंदर उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका मतलब था यहाँ पे जो पुरंदर का मतलब था, यहाँ पे था फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो हो सकता है उन्हीं जो आर्यंस वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद के अंदर, उन्होंने इस पे अटैक किया होगा और धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया होगा। तो ये चीजें भी हो सकती है। ये मतलब अलग अलग थियरी है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा पक्का ही है। आगे चलते हैं, हमें जो साइट्स, माउंट्स और लेयर्स मिली हैं, अलग अलग साइट्स हमने देखे, हमने जो टीले देखे उनको देखा, अलग अलग लेयर्स को जब एग्जामिन किया तो हमें अलग अलग चीज़ें पता चली है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो साइट्स हमें देखने को मिल रही है उसमें क्रिएशन है, यूटिलाइजेशन है, अबंडनमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स है, स्ट्रक्चर्स है, मतलब साइट के अंदर हर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है अलग अलग टाइप से। तो मतलब सोचो इतने बड़े बड़े यहाँ पे सेटलमेंट थे, तो ऐसा मतलब किसी भी चीज़ से वो ख़त्म हुए हो नहीं, तो आज बहुत ज़्यादा मतलब जो हमने शुरू से वापस जीरो से शुरू किया ना, वो चीज़ें हमें आज बनी बनाई बनती। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जो हमने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं उनमें देखा कि जैसे लोग बाग है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऑक्यूपेशन है उनका, तो उनका जो डेब्रिस बनते हैं, मतलब जो टीले टाइप के बन जाते हैं, जो इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे कचरा, तो उनको जब एग्जामिन किया तो उनसे पता चला कि ये एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे थे। जब वहाँ की खुदाई की गई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जब उनकी खुदाई करी गई तो उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो सबसे नई होती है, और जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो सबसे पुरानी होती है। तो उन्होंने जैसे जैसे डिगिंग करी ना, उनको नई नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे काम में आ गई। आगे हमने अब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, हमने कहा ASI के ये भी डायरेक्टर जो जनरल थे, यहाँ पे इन्होंने कहा इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। कनिंघम ये वही हैं जो ब्रिक्स के बारे में कहा था कि हम इतनी बड़ी रेलवे लाइन 100 माइल्स की बिछा सकते हैं। कनिंघम ने जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को ये मतलब एग्जामिन किया था, बहुत सारी चीज़ों को देखा था, बहुत सारे रेफरेंसेस लिए थे उन्होंने, और धीरे धीरे मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ये 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं होता है। रेगुलर जो आप देखोगे नए डायरेक्टर जनरल बनते जाते हैं और उनके टाइम पीरियड में फिर और एक्सकेवेशन होता है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को पता लगाया जाता है। आगे देखोगे कनिंघम जो है, हमने चीज़ें देखी कि उनको क्या कन्फ्यूज़न था। अब हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट्स है ना धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर जो थे ना कनिंघम, उनको ये नहीं पता था कि ये कोई नई तरह की सिविलाइजेशन है। उनको ये लगता था किसी और दूसरी साइंस जो है उनसे ली हुई है, तो वो चीज़ों को जोड़ने में ही लगे थे। मतलब उनके जीवन काल में चीज़ें पता नहीं लगा पाए, मतलब ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आई थी। डिस्कवर्ड हो चुकी है बट उनको ये कनेक्शन नहीं हो पाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब जो उनका बिलीव क्या था इसके बारे में,
तो उनको ये लगता था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये गंगा वैली के ही कुछ मतलब हमें जो है एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें ये सब एक्सकेवेट हो रही है चीज़ें। तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये इन्होंने एरिया की है या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये अलेक्जेंडर जो कनिंघम था उनका कन्फ्यूज़न था कि ये गंगा वैली वाले हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आगे हम चलते हैं दयाराम साहनी जी। फिर उन्होंने आगे जो हमने कहा लगातार जो है ये सब चीज़ें मिली जा रही थी, उनके रेगुलरली जो क्या हो रहा था उनके बारे में मतलब खोज जारी थी, ऐसा नहीं रुक गए थे वो लोग। तो इन्होंने भी जो है दयाराम साहनी जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्हीं टाइम में जो हड़प्पन सील्स वगैरह जो है हमें मिलती है और इसी से पता चलता है इन्होंने ही जो है क्या करते हैं, ये हड़प्पन जो साइट है उसको एक्सकेवेट करने वाले दयाराम साहनी हैं। फिर आते हैं राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदारो को किया था एक्सकेवेट। तो ये भी उनके बारे में है कि इन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से जो है कल्चरल ट्रेड और सिस्टम है सब कैसे हो रहा है। राखलदास बनर्जी का ही ये कोशिश थी जिससे आज हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन को हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के और इन्होंने बहुत सारी इंडियन आर्कियोलॉजी जो थी उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं 1924 ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये अनाउंस करते हैं कि यह फाइनली अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक्सकेवेट हो चुकी है और ये एक नई तरह की सिविलाइजेशन हमें मिली है। आगे हम चीज़ें देखते हैं। एस एन रॉय थे कि नोटेड दैट मार्शल्स वर्क मेड इंडिया अपेयर मच ओल्डर देन प्रीवियसली थॉट, मतलब उन्होंने मार्शल के जो ये जॉन मार्शल के जो वर्क था ना उसने इंडिया जितनी पुरानी दिखती थी ना उससे भी उसका पुराना जो वर्जन है हमें दिखाया कि इतनी पुरानी सभ्यताएं हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। इन्होंने क्या करा रेगुलर इस पे फिर जो है वो करवाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ लगातार लगे रहो और ढूंढते रहो नई से नई चीज़ों को। फिर आते हैं हमारे आर.ई.एम. व्हीलर। आर.ई.एम. व्हीलर जो है ये कब बने थे, ये एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल बने थे 1944 में, ठीक है। इन्होंने क्या है नया तरीका यूज़ किया था एक्सकेवेशन का। इन्होंने क्या करा मैकेनिकली डिगिंग अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप क्या करो डिगिंग करो, एक प्रॉपर मेथड यूज़ करो ताकि जो नीचे छुपी हुई चीज़ें हैं वो खराब नहीं हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हड़प्पन आर्कियोलॉजी जो है उसमें नई टेक्निक्स यूज़ की जाने लगी, नया हमने कहा मैकेनिकल चीज़ें यूज़ की जाने लगी है, उनको जो है हॉरिजॉन्टल और उस तरीके से किए जाने लगा है। जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी ताकि वो नीचे चीज़ें खराब ना हो, तो हमने कहा उसके बाद में क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल, रिवर्स, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे मिलती हुई जाती। पहले केवल ईंटों के आधार पर चीज़ें देखी गई, लेकिन फिर जो प्रॉपर इसका प्रोसीजर फॉलो किया गया तो फिर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है निकल के सामने आती है। अब हमने कहा अब पास्ट को इनको कनेक्ट हमने कहा तो चीज़ें देखी जाती है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें थी, तो कई जो ऐसे हमने वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कोई रिजेक्टेड मटेरियल हो, वेस्ट हो, उन सब चीज़ों को हमने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई। आगे की तरफ हम लोग चीज़ें देखेंगे तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है एविडेंसेस हमें रिलीजियस बिलीफ के मिलते हैं। तो हमें वहाँ पे मदर गॉडेस मिली है जो है, उसमें हम देखेंगे एक वुमेन टेराकोटा की बनी हुई फिगर्स है जो वुमेन की तरह लगती है, जिन्होंने बहुत सारी हैवी ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर एक रेयर स्टोन का स्टैचू हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें प्रीस्ट किंग की तरह लगता है कि हाँ भाई कोई राजा होगा इसमें, ठीक है। इसने पूरा एक पोस्चर कर रखा है कि अपने हाथ ऐसे रख के बैठा है इस तरीके से। ग्रेट बाथ के एविडेंसेस हमें जो देखने को मिला है ये चीज़ें हैं हमें कि भाई इस तरीका का है तो कोई रिचुअल्स या कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ें ही की जा रही होगी यहाँ पे। फायर अल्तार जो यज्ञ जो वेदी है उनके एविडेंसेस हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे रिचुअल प्रैक्टिसेस हो रही थी, वहाँ पे यज्ञ वगैरह हो रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। अब और चीज़ें क्या है, हमें जो सील है उनके ऊपर भी हमें जो अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस देखने को मिल रहा है। हमें जो है एक हमने कहा जब सील्स को हम देखते हैं ना तो बाकी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिक तरह का जो है वन हॉर्न हमें राइनोसोरस जैसे देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें भी देखने को मिल रही, तो हो सकता है वो किस धर्म से रिलेट किया गया हो। प्लांट मोटिव से भी मिलेंगे, वो भगवान की तरह मतलब पेड़ पौधों को भी भगवान की तरह पूजते थे। फिर हम लोग बात करते हैं, हमें एक पशुपतिनाथ की पिक्चर भी मिली है वहाँ पे, तो हमने कहा वहाँ पे प्रोटो शिवा हम उनको बोल सकते हैं कि जिनके पास पास में बहुत सारे जानवर उनको घेर के बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि वो भगवान को पूजते हो। तो शिव के लिंग के रूप में पूजा यहाँ पे हो रही थी, तो हमें एक मिला है यहाँ पे पॉलिश पूरा जो शिवलिंग हम पूजते हैं उसकी तरीके से हमें मिला है, तो हो सकता है ये भगवान शिव को डेडिकेट हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
फिर यहाँ पे जो जादूगर टाइप के नहीं होते जो जादू टोने से जो है ठीक कर देते हैं, तो इस तरीके ही हमें मिला है। तो उसमें हम देखेंगे मतलब जो है शमशाद इंडिविजुअल थे, वो लोग क्या होते थे, जो मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू क्या करते थे, लोगों को ठीक करने की बातें करा करते थे। तो ये हमें वहाँ से मिले हैं। तो हर अलग अलग कल्चर में और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली है, जिसमें कि भी अलग अलग रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, कोई सेरेमनीज कर रहे हैं, या फिर इस तरह से जादू टोना कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हमने कहा क्या जो प्रोटो शिवा हमें मिले हैं, जो योगी हमें मिले हैं या शामन हमें मिले हैं, तो क्या वो भगवान शिव से कनेक्टेड है क्या? तो वो चीज़ हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट। अब हम लोग कहते हैं जो ऋग्वेद है, हमारा सबसे पुराना वेद है, उसके अंदर आप देखोगे वहाँ पे शिव के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, रुद्र। ठीक है, रुद्र हमने यूज़ किया है, तो पौराणिक ट्रेडिशन में हमें मिलते हैं। लेकिन जो हमने कहा ऋग्वेद में जो हमें मिलते हैं रुद्र, वो पशुपतिनाथ से नहीं कनेक्टेड है। पशुपति मीन्स जानवरों के भगवान जो हैं, ठीक है, या फिर योगी के रूप में। तो हमें वो उनका और इनका कनेक्शन नहीं देखने को मिलता। अब देखिए इस तरीके के हैं ये, इनके चारों तरफ जो है ये इस तरह से जानवर बने हुए हैं, ये इस तरीके के, लेकिन ऋग्वेद में जो हमें शिव मिलते हैं वो इससे कनेक्ट नहीं होते हैं। अब हमने आगे करा कि तो हो सकता है कि ये कोई मतलब जादूगर टाइप के हों जो इस तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, वो हो सकते हैं। ये हमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। तो हमने कहा ऋग्वेद में जो शिव मिलते हैं वो ये नहीं है। ठीक है, तो फाइनली जो हम बात करते हैं, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो चैप्टर है ये मतलब हमारी बुक में बहुत बड़ा ऐसे दे रखा है इसमें, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को वापस से रिकॉल कर लिया है। तो अब जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है। तो अब ये चैप्टर हमारा हो चुका है पूरे का पूरा ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हमारे किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।